Hello friends, I am Dr. Rashmi. Welcome you to my YouTube channel We Are Studies with Target. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं डे 5 DBMS यूनिट 4 जिसमें हम करेंगे SQL दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विद एग्जांपल। हम कोशिश करेंगे कि एग्जांपल के साथ हम क्वेरी को समझने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एसक्यूएल। एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। बेसिकली एसक्यूएल क्या है आपकी, दैट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसके साथ, डेटाबेस के साथ। इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द ANSI। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो मेनली जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट का मीन्स यहाँ पर क्या है कि डेटा जो है वो हम क्रिएट करते हैं, या डेटा बेस में अगर हमें कोई डेटा न्यू ऐड करना है या हमें कोई डेटा जो है वो अपडेट या चेंज करना है, तो वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस के अंदर हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट लैंग्वेज इज़ कॉल्ड योर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आती है। तो फर्स्ट वन इज़ योर SQL दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सेकेंड वन इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये कैटेगरीज हैं जो हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की है, जिसके बेसिस पे हमने अपनी क्वेरी को डिवाइड किया है अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ दैट इज़ व्हाट इज़ DDL। DDL इज़ योर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नाम से ही पता चल रहा है डेफिनेशन। जहाँ पर भी हम किसी भी, मैंने आपको पिछली क्लास में आई थिंक फर्स्ट जो हमारा डे 1 था यूनिट 4 का, मैंने आपको उसमें बताया था स्कीमा। स्कीमा किसको कहते हैं, स्कीमा या इंस्टांस, मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था। तो स्कीमा मैंने आपको बताया था, स्कीमा क्या होता है, स्ट्रक्चर। जब भी हम किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करने की बात करते हैं, उस स्ट्रक्चर को डिलीट करने की बात करते हैं, तो हम कौन सी वाली कमांड्स, कौन सी वाली लैंग्वेज के थ्रू वो परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज़ बेसिकली अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर, type of data, constraints, indexes in the database and the relationship between them. These are the operation that we can perform on the database with the help of data definition language. तो कौन कौन से ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल क्रिएट जो होता है दैट कमांड कह सकते हैं हम, जो यूज़ करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, वो किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, दैट इज़ यूज टू क्रिएट अ table, create a data dictionary, create a index, create a view, create a database, table, data dictionary। तो इस चीज़ों को क्रिएट करने के लिए जब भी हम मेनली हम कह सकते हैं कि किसी भी नए स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, वी यूज़ क्रिएट कमांड स्ट्रक्चर, जिसको हम DBMS की लैंग्वेज में कहते हैं स्कीमा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑल्टर कमांड, तो ऑल्टर कमांड किस लिए होती है, अगर हम किसी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं और अगर हमें उस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंजेस परफॉर्म करने हैं, कोई भी मॉडिफिकेशंस करने हैं, देन वी कैन यूज़ द ऑल्टर कमांड। सिमिलरली अगर हमें उस स्ट्रक्चर को डिलीट करना है, उस स्ट्रक्चर को हटाना है, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो डेटा डिक्शनरी हो, या आपका कोई इंडेक्स हो, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड होती है, दैट इज़ ड्रॉप कमांड। और अगर हमें किसी स्ट्रक्चर को कोई नया नाम देना है, किसी जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक टेबल है और उसको आपको रीनेम करना है, देन वी यूज़ द रीनेम कमांड। तो दीज आर ऑल द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स, जिसके अंदर हम हमेशा किसकी बात करते हैं, वी डिफाइन ऑलवेज किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। दैट मीन्स वी आर ऑलवेज टॉक अबाउट द स्कीमा, द टाइप ऑफ डेटा, कंस्ट्रेंट, इंडेक्सेस, रिलेशनशिप्स, ये सारा हमारा किसके अंदर आता है, दैट्स कम अंडर द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकेंड जो हमारी कैटेगरी थी डेटा, दैट इज़ डेटा मैनिपुलेशन। अब हमारा कोई टेबल बन गया है, ठीक है, आपको उस टेबल के अंदर कभी भी उस टेबल के अंदर किसी भी डेटा को, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल जब आप क्रिएट कर रहे थे उसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स बना रहे थे, तो दैट इज़ अ स्कीमा। बट जब आपने एक बार स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर लिया, देन यू हैव टू ऐड द रिकॉर्ड इन दैट टेबल। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड्स होती हैं, उसके लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो दिस लैंग्वेज इज़ यूज टू एक्सेस और मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस। Following are the operation that can be performed on the database. First one is insert.
इंसर्ट बेसिकली यूज़ की जाती है टू ऐड न्यू रिकॉर्ड इन द डेटाबेस टेबल। अपडेट जो हम यूज़ करते हैं टू अपडेट और टू मॉडिफाई और टू क्या कहते हैं एडिट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द डेटाबेस टेबल। एंड सिमिलरली वी यूज़ द डिलीट कमांड दैट इज़ यूज टू डिलीट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द डेटाबेस टेबल। तो ये आपकी कमांड्स होती है दैट वी यूज इन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर, सो दैट वी कैन मैनिपुलेट और एक्सेस द डेटा इन द डेटाबेस। नेक्स्ट हमारे पास आती है DQL, दैट इज़ डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली जब भी हमें डेटा को रिट्रीव करना हो, डेटा को निकालना हो डेटाबेस में से, देन वी यूज़ डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर हमारे पास एक ही कमांड आती है दैट इज़ सेलेक्ट कमांड। इस सेलेक्ट कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी डेटाबेस के अंदर डेटा है उस डेटा को हम देख सकते हैं, उस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं, सो दैट उसके बेसिस पे हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो सेलेक्ट कमांड इज़ बेसिकली यूज टू सेलेक्ट और रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। इट रिटर्न द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जब भी हम सेलेक्ट कमांड यूज़ करेंगे तो जो डेटा हमें मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल। और वन और मोर टेबल सेट वी कैन कह सकते हैं जिसको रिजल्ट सेट। और सेलेक्ट कमांड में ही हम बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं SQL के, जैसे एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स, या आप कह सकते हो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो हम बेसिकली किस कमांड के अंदर यूज़ करते हैं, वी यूज़ इन द सेलेक्ट कमांड सो दैट वी कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, और वी कैन से रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल, डिफरेंट टेबल्स। तो ये हमारी कौन सी कमांड होती है, दैट इज़ डेटा क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट जो हमारी कमांड आती है दैट इज़ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली डेटाबेस एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए होती है। तो अगर आपने कोई टेबल क्रिएट किया है या हमने कोई डेटाबेस क्रिएट किया और मुझे उसकी एक्सेस, उसकी परमिशन, उसको यूज़ करने की परमिशन किसी यूज़र को देनी है, तो देन उस केस में हम DCL कमांड यूज़ करते हैं, दैट इज़ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास दो मेन कमांड्स होती हैं, दैट इज़ ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट कमांड इज़ यूज टू गिव द एक्सेस टू द यूज़र एंड रिवोक कमांड इज़ यूज टू रिवोक, और कह सकते हो कि उससे एक्सेस वापस लेने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, वी यूज़ रिवोक कमांड। तो ये सारी जो दोनों कमांड्स हैं ये किसका पार्ट है आपका, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ DCL, दैट इज़ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल मैनेज ट्रांजैक्शन इन द डेटाबेस यूजिंग द ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़। जो भी डेटाबेस के अंदर जो भी हम डे टू डे वर्क कर रहे हैं वो क्या कहलाता है आपका, दैट इज़ योर ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए कि कैसे आपकी ट्रांजैक्शन कब सेव होनी चाहिए, कब हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो रीस्टोर हो जानी चाहिए, सो दैट अगर आपका फेलियर क्रिएट हो गया तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड्स होती हैं दैट इज़ कमिट, सेव पॉइंट एंड रोल बैक कमांड। NTA नेट में मुझे याद है एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सिलेक्ट कमांड का पूछा गया था, और वहाँ पर जो ऑप्शंस थे सिलेक्ट कमांड में DCL नहीं दे रखा था। और अगर हम सेलेक्ट कमांड को कई बार पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये ऑप्शन आता है कि जो सेलेक्ट कमांड है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ DML। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड जो है वो किसका पार्ट है, क्योंकि इस पे कई बार NTA नेट में क्वेश्चंस, आई थिंक प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन इस तरीके से आ रखे हैं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है देन आई ट्राई कि मैं उसके क्वेश्चंस लेके आऊँ, सो दैट आप उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करें और आपको समझ आए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है SQL के लॉजिकल ऑपरेटर्स, या जिसको हम कहते हैं अदर ऑपरेटर्स जो भी हमारे होते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, दैट इज़ लाइक, एंड, और, नॉट बिटवीन, इन, नॉट इन, एनी, ऑल, एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। दीज आर द ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, SQL के अंदर। और ये सारे ऑपरेटर्स हम कौन सी कमांड में यूज़ करेंगे, वी यूज़ इन द सिलेक्ट कमांड, सो दैट वी कैन रिट्रीव द डेटा अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ नल। इज़ नल इज़ बेसिकली यूज़ किया जाता है टू कंपेयर द वैल्यू विद द नल वैल्यू। नल वैल्यू होता है दैट मीन्स मिसिंग वैल्यू, या आप कह सकते हो जहाँ पर जिस के अंदर आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ पर हमेशा क्या होगा आपका, दैट इज़ नल वैल्यू। कई बार ऐसा होता है कि नल वैल्यू अगर हमने 0 दे रखा है तो 0 हमारा नल नहीं होगा, और जो स्पेस है उसको भी आप नल कंसीडर नहीं करोगे। नल का मतलब सिंपल वे में होता है आपका मिसिंग वैल्यू। तो अगर हमें
कहीं पर भी ऐसा डेटा देखना है, किसी भी ऐसे कॉलम में डेटा देखना है कि कहाँ पर हमारा डेटा, फॉर एग्जांपल एड्रेस वाला कॉलम आपको देखना है स्टूडेंट टेबल का, जिसमें कि आपकी वैल्यू नहीं एंटर हो रखी, जिस स्टूडेंट के एड्रेस एंटर नहीं हो रखा, तो दैट मीन्स उस कॉलम के अंदर क्या वैल्यू होगी, नल वैल्यू। तो कंपैरिजन करने के लिए, उस कंपैरिजन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इज़ नल का यूज़ करते हैं। तो इज़ नल ऑपरेटर बेसिकली यूज़ किया जाता है टू फाइंड द नल वैल्यूज़। नेक्स्ट होता है बिटवीन। बिटवीन कब होता है आपका, बिटवीन यूज़ किया जाता है जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच की, विद इन द लिमिट आपको जो डेटा है वो चाहिए, तो दैट मीन्स वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, बिटवीन का। इन का यूज़ करते हैं जब हमारे पास पर्टिकुलरली कोई वैल्यूज़ होती है, जैसे इन आपने लगा दिया एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यूज़, जैसे मैंने लगा दिया दिल्ली फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, नेक्स्ट पूना, ठीक है, नेक्स्ट मुंबई। तो आपने इस तरीके से 3 वैल्यूज़ डिफाइन कर दी। तो आपने क्या करा, इन ऑपरेटर में जो भी वैल्यूज़ हम स्पेसिफाई करेंगे वो क्या करेगा, उन सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सर्च करेगा और जो भी वैल्यू जहाँ पर भी उसे मिलेगी वो वैल्यूज़ हमें शो करवा देगा। तो इन बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, टू स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज़ को सर्च करके और उसके रिजल्ट को शो करवाने के लिए। सिमिलरली लाइक ऑपरेटर होता है। लाइक ऑपरेटर जो होता है वो हम यूज़ करते हैं करेक्टर्स को चेक करने के लिए। जैसे मैं चाहती हूँ कि जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जो है स्टूडेंट है जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, उसकी सारी डिटेल आ जानी चाहिए। तो ए से स्टार्ट होने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, लाइक ऑपरेटर का। लाइक ऑपरेटर में हमारे पास 2 ऑपरेटर्स होते हैं, दैट इज़ दिस वन परसेंटेज वाला आपका, और सेकेंड वन इज़ अंडरस्कोर। अगर हमें एक करेक्टर की बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल करेक्टर, इन दैट केस वी आर यूजिंग द अंडरस्कोर। बट अगर हम मल्टीपल करेक्टर्स की बात करें देन उस केस में हमें किसका यूज़ करना है, परसेंटेज का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ स्टूडेंट नेम जो है वो आपका क्या होना चाहिए, ए से स्टार्ट होना चाहिए और रेस्ट ऑफ उसके अंदर क्या भी कोई भी नाम हो, चाहे वो आशा हो, चाहे वो अमित हो, कोई भी नाम हो आपका, अनुराधा हो, बट वो स्टार्ट किससे होना चाहिए, ए से स्टार्ट होना चाहिए। देन आपको क्या करना है, ए डिफाइन करना है एंड यू हैव टू सेट द दिस वन। दैट मीन्स जो आपका ऑपरेटर है वो क्या करेगा, लाइक ऑपरेटर, जो भी वैल्यू ए से स्टार्ट होगी, चाहे वो किसी भी नंबर ऑफ करेक्टर्स हो, चाहे वो जैसे फॉर एग्जांपल आशा या अमित के अंदर 4 करेक्टर्स है जबकि अनुराधा के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ करेक्टर्स है, बट वो ये चेक करेगा कि पहला करेक्टर ए होना चाहिए, रेस्ट ऑफ आपकी कोई भी वैल्यू हो। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, अंडरस्कोर ए परसेंटेज, दैट मीन्स आपका जो सेकेंड करेक्टर है वो ए होना चाहिए। फर्स्ट करेक्टर कुछ भी हो सकता है और ए के बाद कोई भी करेक्टर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दैट आपका सेकेंड करेक्टर क्या होगा, दैट इज़ योर ए। तो अंडरस्कोर जो होता है दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल करेक्टर, सिंगल नंबर, जबकि जो आपका परसेंटेज होता है दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल करेक्टर्स। तो ये हमारा लाइक ऑपरेटर होता है जो करेक्टर मैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, सो दैट दे कैन फाइंड द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द जो हमने स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर रखी है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास सिमिलरली ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बट ये नॉट में क्या करते हैं, दैट वर्क इन द रिवर्स मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इन लिखा था तो इन में वो दिल्ली, पूना, मुंबई तीनों के रिकॉर्ड दिखा रहा था, बट अगर मैं नॉट इन लिखूंगी दैट मीन्स वो दिल्ली, पूना और मुंबई के रिकॉर्ड्स को ना दिखाकर और सारी वैल्यूज़ को दिखाएगा। सिमिलरली हमारा क्या होता है, नॉट बिटवीन होता है। सिमिलरली हमारा क्या होता है, नॉट लाइक ऑपरेटर होता है। तो दैट मीन्स ये जो अगर हम नॉट यूज़ कर लेते हैं दैट रिवर्स द मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर्स। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दे रखा है एम्प्लॉय एंड सेकेंड वन टेबल दे रखा है डिपार्टमेंट, और एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उसमें जो फॉरेन की है वो हमारी कौन से टेबल के अंदर जा रही है, दैट इज़ जो हमारी डिपार्टमेंट टेबल की है वो किसके अंदर जा रही है, एम्प्लॉय टेबल में, दैट क्रिएट द फॉरेन की। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में। तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ वो एक बार उस वीडियो में जाकर चेक करें। प्राइमरी की बेसिकली वो कॉलम होता है जिसके अंदर कभी भी आपकी वैल्यू मिसिंग नहीं होती और जिसके अंदर आप कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं करते हो। दैट मीन्स दैट कॉलम इज़ ऑलवेज अ यूनिक होगा और यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ईच रिकॉर्ड को। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। तो ये हमारे पास 2 टेबल्स हैं। देन हमारे पास फर्स्ट क्वेरी है दैट इज़ राइट अ क्वेरी टू फाइंड द ई नेम, जॉब, सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय रेंज 2000 to 6000। ऑब्वियस ही बात है हमारे पास एक रेंज दे रखी है, दैट मीन्स वी हैव टू यूज़ द बिटवीन ऑपरेटर। करेक्ट, ठीक है, बिटवीन ऑपरेटर। तो इसकी जो कमांड बनेगी दैट इज़ सेलेक्ट। ओके, आपको डिफाइन करना पड़ेगा ई नेम,
आपको जितने भी कॉलम स्पेसिफाई कर रखे हैं, जॉब, नेक्स्ट कॉमा सैलरी, फ्रॉम आपके टेबल का नाम दैट इज़ EMP, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन वेयर, अब हमें दे रखा है सैलरी, तो हम लिखेंगे सैलरी, यानी सैलरी का कॉलम क्या था, SAL, बिटवीन, अब आप बिटवीन डिफाइन कर देंगे, बिटवीन किस किस के बीच में आपकी, दैट इज़ 2000 एंड 6000, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर हमारी सेकंड क्वेरी देखी जाए तो राइट अ क्वेरी टू फाइंड द ई नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय नॉट इन द डिपार्टमेंट नंबर 20, 30 एंड 40, तो नॉट लिखा है तो सेम यही क्वेरी बनेगी। वेयर के बाद हमें क्या कंडीशन देनी पड़ेगी, वेयर आपका डिपार्टमेंट नंबर नॉट इन, हम कौन सा यूज़ करेंगे ऑपरेटर, नॉट, और साथ में किसका यूज़ करेंगे, इन, और इसके अंदर हम वो वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे जो हमारी वैल्यू है, दैट इज़ 20, 30, 40। तो वो क्या करेगा, और सारे रिकॉर्ड शो कर देगा, बट जिनका भी डिपार्टमेंट नंबर क्या है आपका 20, 30, 40 है, दैट जो उसकी वैल्यू है वो हमारी शो नहीं होगी। तो ये हमारी क्वेरी थी। नेक्स्ट हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जिसको हम समरी फंक्शंस भी कहते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन, समरी फंक्शंस बेसिकली किसके लिए यूज़ करता है, दैट प्रोवाइड द समीशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द SQL स्टेटमेंट, जैसे काउंट करना, एवरेज फाइंड करना, तो दीज आर योर एग्रीगेट फंक्शन। मेनली जो हमारे 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले होता है काउंट। काउंट जो होता है ये बेसिकली ये जो एग्रीगेट फंक्शन होता है दैट इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज, जो कॉलम्स के अंदर वैल्यू है उसको काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट दैट डू नॉट कंटेन अ नल वैल्यू, ठीक है, नल वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। नेक्स्ट काउंट स्टार बेसिकली क्या करेगा, काउंट ऑल द रो ऑफ द टेबल इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू को भी ये काउंट करेगा। तो दैट मीन्स आपकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सबको काउंट करेगा, चाहे वो डुप्लीकेट हो या ना हो, तो काउंट स्टार यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सम फंक्शन इज़ यूज टू बेसिकली सम और टोटल फाइंड करने के लिए यूज़ करता है। AVG फंक्शन दैट इज़ यूज टू फाइंड द एवरेज। मैक्सिमम फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली मिनिमम फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हो। सेलेक्ट सम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, एवरेज फ्रॉम मिन, मैक्स, सम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। तो ये आपके पास टेबल है। तो ये हमारी कुछ क्वेरीज़ हैं, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेरी। अगर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि इस क्वेरी का क्या रिज़ल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं सब क्वेरीज़। सब क्वेरीज़ बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक क्वेरी का रिज़ल्ट हम दूसरी क्वेरी में यूज़ कर रहे हैं सो दैट वी कैन फाइंड द फाइनल रिज़ल्ट, तो उस केस में हम सब क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो सब क्वेरीज़ बेसिकली अ क्वेरी विद इन द अनदर क्वेरी, एक क्वेरी जो है वो दूसरी क्वेरी के अंदर शो हो रही है, सो दैट उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड योर सब क्वेरी। और जो हमारी क्वेरी विद इन यूज़ हो रही है दैट इज़ कॉल्ड योर नेस्टेड क्वेरी। तो क्वेरी जो होती है दैट यूज टू रिटर्न डेटा दैट विल बी यूज्ड इन द मेन क्वेरी एज अ कंडीशन टू फर्दर रिस्ट्रिक्टेड द डेटा टू बी रिट्रीव। तो जैसे अगर हमने 2 क्वेरीज दे रखी हैं और फर्स्ट क्वेरी जो है सेकंड क्वेरी जो है वो नेस्टेड क्वेरी है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा दैट कैन बी यूज्ड एज अ कंडीशन फॉर द फर्स्ट क्वेरी। तो फर्स्ट क्वेरी के लिए वो कैसे वर्क करेगा, एज अ कंडीशन, एंड फाइनली जो हमारा डेटा है उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। तो किस तरीके से होता है, इसके लिए कुछ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं जब हम 2 क्वेरीज यूज़ करते हैं या नेस्टेड क्वेरी यूज़ करते हैं। तो इसमें एक होता है एग्जिस्ट, सेकेंड होता है एनी, ऑल, ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हम सब क्वेरी के अंदर यूज़ करते हैं। तो एग्जिस्ट किस लिए होता है, यूज टू सर्च फॉर द प्रेजेंस ऑफ द रो इन द स्पेसिफिक टेबल दैट मीट सर्टन क्राइटेरिया। अगर आपने सब क्वेरी के अंदर कोई क्वेरी लिखी हुई है और आप ये देखना चाहते हो कि उस क्वेरी का रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है, दैट मीन्स आपकी उसकी वैल्यू ट्रू है। अगर मिल गया तो दैट मीन्स वो ट्रू है, और अगर नहीं मिला उसका रिजल्ट तो दैट मीन्स वो फॉल्स है। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वी यूज़ द एग्जिस्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑल ऑपरेटर हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं सारी वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। और एनी का मतलब क्या होता है, दैट इज़ यूज टू कंपेयर एनी ऑफ द एप्लीकेबल वैल्यू, कि किसी भी एक वैल्यू के साथ अगर इक्वल हो जाता है दैट मीन्स वी गेट द रिजल्ट। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे इन्होंने यहाँ दे रखा है
सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय, आप ई नेम फाइंड करोगे एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। वेयर, अब हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर दे रखा है बट डिपार्टमेंट नेम जो है वो हमारा कौन से टेबल के अंदर था, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो डिपार्टमेंट नेम है वो सेल्स यहाँ दे रखा है, और हमें क्या चाहिए, ई नेम चाहिए एम्प्लॉय का जो सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्वेरी लगानी पड़ेगी जो इससे हमें क्या फाइंड करके दे दे, डिपार्टमेंट नंबर। फिर ये डिपार्टमेंट नंबर किसके पास जाएगा, इस टेबल में जाएगा, और जिसका भी डिपार्टमेंट 30 होगा उसका हमें क्या मिल जाएगा, ई नेम मिल जाएगा। तो सेम यही क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई है कि वेयर ई नेम एम्प्लॉय टेबल का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो आप हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल वेयर डी नेम इक्वल्स टू सेल्स। तो जिसका भी सेल्स होगा उसका डी नेम फाइंड करेगा, तो डी नेम कितना है उसका, दैट इज़ 30, ठीक है। तो यहाँ पर 30 मिलेगा, ठीक है। वो इस 30 को यूज़ करेगा, इसका जो रिजल्ट है दैट इज़ 30, वो यहाँ पर यूज़ करेगा, और जिस भी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर 30 होगा उसको ई नेम शो कर देगा। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ सप्लायर नेम दे रखा है फॉर सप्लायर। अब यहाँ पर हमारे पास दे रखा है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या करेगा कि वो क्या करेगा, जो ये क्वेरी हमने लिखी है इसका रिजल्ट देखेगा कि ट्रू मिल रहा है या फॉल्स। अगर इसका रिजल्ट ट्रू मिलेगा, ठीक है, दैट मीन्स वो सप्लायर नेम शो कर देगा। अगर इसका रिजल्ट उसे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, तो दैट मीन्स वो सप्लायर नेम शो नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट ऑपरेटर इज़ बेसिकली यूज टू सेट ट्रू और फॉल्स वैल्यू सो दैट दे कैन चेक कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। नेक्स्ट एनी, सिमिलरली जैसे हमारे पास यहाँ दे रखा है सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम द ऑर्डर डिटेल टेबल। ऑर्डर डिटेल टेबल में से प्रोडक्ट आईडी फाइंड कर रहा है उसका, जिसकी की क्वांटिटी कितनी है 10। अब इसमें फॉर एग्जांपल हमें जितनी भी वैल्यू मिलती है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट आईडी मिल रहा है 3 और 4, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जिसकी भी वैल्यू 3 और 4 से मैच करेगी वो सारी वैल्यूज़ आपकी क्या होनी चाहिए, शो करवा देगा, और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एनी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए तो वो रिजल्ट दिखा देगा। यहाँ पर ऑल वैल्यूज़ की बात करते हैं, दैट मीन्स ऑल वैल्यूज़ हमारी इक्वल होंगी, देन दी गेट द रिजल्ट वैल्यू। तो जो भी प्रोडक्ट आईडी आएगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपका प्रोडक्ट नेम शो करवा देगा। तो ये हमारे एनी एंड ऑल ऑपरेटर या एग्जिस्ट ऑपरेटर, ये सारे हम किस में यूज़ करते हैं, वी यूज़ इन द सब क्वेरी, ठीक है। जैसे आपके पास ये क्वेरी दे रखी है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द एवरेज ऑफ द सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज़ 30। अब हमें पता है डिपार्टमेंट नंबर जो है वो हमें कौन से टेबल, या आप कह सकते हो सिंपल क्वेरी है कि आपको एवरेज फाइंड करना है, तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट, ठीक है, दैट मीन्स एवरेज आपको किसकी फाइंड करनी है, सैलरी फ्रॉम, आपका टेबल का नेम क्या है, EMP, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 30, नंबर इक्वल्स टू 30। और अगर मैं आपको कहती कि डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, हमारा सेल्स होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल के बाद यहाँ पर 30 लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, एक दूसरी सब क्वेरी लगाएंगे, सेलेक्ट, हम डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करेंगे पहले तो, ठीक है, जैसे अभी हमने किया था, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम कौन से टेबल से, डिपार्टमेंट टेबल से, किसका, जिसका कि डिपार्टमेंट नेम जो है वो क्या होना चाहिए आपका, दैट इज़ वेयर डिपार्टमेंट नेम इज़ इक्वल्स टू, जो भी हमारा डिपार्टमेंट नेम दे रखा है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड द सब क्वेरी कॉन्सेप्ट टू फाइंड द एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय एंड हैविंग बहुत कॉमनली यूज्ड है, और इस पर कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं NTA नेट में, और पूछा भी गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें सो दैट यू कैन फाइंड द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या दे रखा है, जो हमारा ग्रुप बाय या हैविंग होता है, ग्रुप बाय हमेशा यूज़ किया जाता है टू क्रिएट द नंबर ऑफ ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए, पार्टीशन करके, और फिर उसको ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय में अगर हमें कंडीशन देनी है, अगर हमें ग्रुप बाय में कंडीशन देनी है, देन उस केस में हम किसका यूज़ करेंगे, हैविंग का, क्योंकि ग्रुप बाय के साथ वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में हम हैविंग का यूज़ करते हैं। तो इट अलाउ टू पार्टीशन द रिजल्ट इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स, जो भी हमारे पास डेटा है उसको पार्टीशन करना और ग्रुप्स में क्रिएट करने के लिए हम ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं।
ग्रुप बाय के साथ हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, हैविंग का यूज़ करते हैं, वेयर का यूज़ नहीं होता फॉर स्पेसिफाइंग द कंडीशन। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, ई नेम है, जॉब है, हायर डेट है, मैनेजर है, सैलरी है, कमीशन है, डिपार्टमेंट नंबर है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फाइंड करना है एम्प्लॉय, ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ के नंबर फाइंड करने हैं अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट नंबर। मुझे ये फाइंड करना है कि अगर हमारा डिपार्टमेंट नंबर 20 है तो उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, अगर हमारा डिपार्टमेंट नंबर 30 है तो उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं। तो हमें उसके लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, ग्रुप बाय का। अब मुझे ग्रुप बनाना है, हमेशा याद रखना वी हैव टू यूज़ इन एग्रीगेट फंक्शन इन द ग्रुप बाय। जब भी हम ग्रुप बाय को यूज़ करेंगे तो हमें किस फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़ द एग्रीगेट फंक्शन सो दैट वी कैन फाइंड द कंबाइन समराइज वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस टेबल को देखते हैं तो इस टेबल के अंदर मुझे ग्रुप क्रिएट करना है, तो मैं ग्रुप कैसे क्रिएट करूँगी, फॉर एग्जांपल मुझे 20 का ग्रुप क्रिएट करना है, तो ये हमारे पास 20 वैल्यूज़ ये मिल रही हैं, ठीक है, वो इसका ग्रुप क्रिएट करेगा, ठीक है। तो उसने इसका एक ग्रुप बनाया। अब डिपार्टमेंट का उसने ग्रुप बना दिया, एक बनाया 20 का, एक बनाया 30 का, एक बनाया 10 का, बट उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये फाइंड करना है कि एवरेज क्या है सैलरी का, या सबसे हाईएस्ट सैलरी कितनी है, या मुझे फाइंड करना है किसका, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो हमें कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो मैक्स हो, चाहे वो मिन हो, चाहे वो काउंट हो। तो जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर था कि हमें ये फाइंड करना है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। हमने डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुप बनाया, और हर ग्रुप बनाने के बाद हमने क्या किया, उस ग्रुप को काउंट किया। तो यानी अगर वो 20 का ग्रुप बना रहा है, दैट मीन्स वो क्या करेगा, इस 20 के बेसिस पे एम्प्लॉय को ग्रुप करेगा और काउंट कर लेगा कितने हैं। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी इसमें, 5। अगर वो 30 का ग्रुप बनाएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो वो 30 में 6 दे देगा, 20 के लिए 5 दे देगा। तो जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें इस तरीके से लिखा होगा 5, इसके आगे लिखा होगा क्या 20, ठीक है, 6 इसके आगे लिखा होगा 30, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, ऐसी 10 का ग्रुप बनाएगा एंड दे कैन फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय दैट वर्क इन दैट डिपार्टमेंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है जिस तरीके से आपका दे रखा है कि फाइंड द हाउ मेनी एम्प्लॉय आर देयर इन ईच डिपार्टमेंट हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 30,000। तो अगर हमें ये फाइंड करना है कि एवरेज सैलरी 3,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और ऐसे एम्प्लॉय को काउंट करना है मुझे, तो आपने क्या किया, सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय फ्रॉम ईएमपी वेयर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। आपने डिपार्टमेंट नंबर बना दिया, यहाँ तक सिंपल है, वो डिपार्टमेंट के बेसिस पे ग्रुप बनाएगा और उसे काउंट कर लेगा। बट साथ साथ हमने कंडीशन भी स्पेसिफाई कर दी है। तो कंडीशन हमेशा किसके थ्रू देते हैं ग्रुप बाय में, बाय यूजिंग द हैविंग क्लॉज। तो क्या दे रखा है, एवरेज ब्रैकेट के अंदर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 3,000। तो वो क्या करेगा, सैलरी जिसकी 3,000 होगी उन्हीं को काउंट करेगा और एवरेज फाइंड करके सो दैट जो हमारी वैल्यू है उसको शो करवा देगा। तो इस तरीके से होता है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करके देखना कि फाइंड आउट द सम ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी आर देयर इन द ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के अंदर हमें जो है वो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय सैलरी यूज़ करनी पड़ेगी। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर मैंने ये इस तरीके से लिखा है सिलेक्ट, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा सम, ठीक है, और हमने फाइंड किया सम किसका, सैलरी का, ठीक है, कॉमा, और मैंने यहाँ लिख दिया एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम द टेबल इज़ एम्प्लॉय, ठीक है, और ग्रुप बाय मैंने लगाया डिपार्टमेंट के ऊपर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, ओके। तो इस केस में वो क्या दिखाएगा, दैट शो द एरर। ये जो हमारी क्वेरी है इसमें वो क्या दिखाएगा, दैट शो द एरर। क्यों एरर दिखाएगा, क्योंकि होता क्या है, जो कॉलम ग्रुप बाय में है वो तो ठीक है, बट ग्रुप बाय के अलावा अगर हम सिलेक्ट में कोई भी कॉलम दे रहे हैं तो अगर उसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगा होगा, दैट मीन्स दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल अगर उसने डिपार्टमेंट को ग्रुप किया तो उसने 20 वाला एक ग्रुप बनाया, 10 वाला एक ग्रुप बनाया, 30 वाला एक ग्रुप बनाया, करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग उसने सम निकाल लिया सैलरी का, तो इसका सम आया फॉर एग्जांपल 40,000, ठीक है, इसका सम आया 50,000,
इसका सम आया 70,000, मतलब जितने भी 5 एम्प्लॉय थे जो हमारे 20 के अंदर थे उन सबकी सैलरी का सम निकाल कर 40,000 बन गया। बट वो एम्प्लॉय नंबर वाले कॉलम में क्या शो करेगा, क्योंकि इसके पास तो 5 रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पर तो उसने उस 5 रिकॉर्ड्स को कंबाइन कर दिया था क्योंकि ग्रुप बाय में था, यहाँ पर उसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया था, बट एम्प्लॉय नंबर में उसने कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाया। दैट मीन्स उस केस में वो क्या दिखा देगा, अगर हम इस क्वेरी को रन करते हैं दैट शो द एरर। लेकिन अगर मैं इस एम्प्लॉय, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये जो हमारा एम्प्लॉय नंबर था, हमारा वाला एम्प्लॉय नंबर वाला कॉलम, तो अगर मैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर मैं कोई एग्रीगेट फंक्शन लगा दूं, मैंने लगा दिया काउंट, ठीक है, और काउंट के अंदर इसे दे दिया, तो अब ये एरर नहीं देगा क्योंकि वो हमें बता देगा कि यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी काउंट करके 5, इसकी कितनी होगी 6, सिमिलरली इसकी जो भी वैल्यू होगी वो शो करवा देगा। तो अब हमारा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, ये क्वेरी रन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो हमारा कॉलम जो है वो हमारे ग्रुप बाय में है, उसके ऊपर कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट उसके अलावा अगर कोई भी कॉलम हम दे रहे हैं ग्रुप बाय में, तो उस केस में हमें उसके ऊपर कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ेगा। और एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास 5 है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, काउंट, सम, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं जब हम किसी भी टेबल को क्रिएट करते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स, हमारा पहला कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, दैट मीन्स रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, सो दैट हमारी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बनी रहे। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और वो रूल्स कौन कौन से हैं। जैसे पहला रूल होता है नॉट नल। इसका मतलब क्या होता है कि आपने अगर किसी भी कॉलम के ऊपर नॉट नल डिफाइन कर दिया, दैट मीन्स उस कॉलम के अंदर जो है कभी भी नल वैल्यू नहीं आ सकती, दैट मीन्स वो कॉलम कभी भी मिसिंग नहीं हो सकता। सेकेंड हमारे पास जो कंस्ट्रेंट होता है दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट यूज़ होता है जब हम चाहते हैं कि अगर आपने किसी कॉलम के अंदर वैल्यू एंटर नहीं कर रखी तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कोई वैल्यू एंटर हो जानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फ़ोन नंबर है, या आपके पास कोई भी ऐसा कॉलम है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कंट्री का, अगर उन्होंने कंट्री सेलेक्ट नहीं कर रखी तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ले ले। तो ऐसे कॉलम को सेट करना है जिसके अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं डाल रहा है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वैल्यू चली जानी चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड योर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यूनिक कंस्ट्रेंट होता है जब हम चाहते हैं कि किसी भी कॉलम के अंदर जो है वो यूनिक वैल्यू एंटर हो। यूनिक कंस्ट्रेंट और प्राइमरी कंस्ट्रेंट में बेसिक डिफरेंस ये है कि यूनिक कंस्ट्रेंट में एक बार नल वैल्यू आ सकती है, बट जो हमारा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है उसके अंदर कभी भी वैल्यू नहीं आ सकती, नल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी भी कॉलम को यूनिक दे दिया तो यूनिक का मतलब उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू आएगी हर बार, ठीक है। यानी अगर मैंने 1 2 3 दे दिया तो दोबारा से 3 नहीं आ सकता, लेकिन अगर मैं इसमें एक जगह पर नल दे दूँ, ठीक है, तो वो ले लेगा क्योंकि डिफरेंट वैल्यू है नल औरों से। बट अगर मैं दोबारा नल एंटर करने लगूंगी देन उस केस में एरर दिखाएगा। तो यूनिक कंस्ट्रेंट में एक बार नल वैल्यू अलाउड होती है, बट प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अगर मैंने दे रखा है तो दैट मीन्स उसके अंदर कभी भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। दैट मीन्स उसके अंदर हमेशा क्या रहेगी, यूनिक वैल्यू रहेगी, ना ही नल वैल्यू एंटर होगी। इसके बाद चेक कंस्ट्रेंट होता है। चेक कंस्ट्रेंट होता है जब मैं चाहती हूँ किसी कॉलम के अंदर जो वैल्यू एंटर हो रही है वो चेक हो, और अगर ये वाली वैल्यू फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिक वैल्यू है तभी वो उसको एंटर करने दे, तो दैट इन दैट कंडीशन वी आर यूजिंग द चेक कंस्ट्रेंट। सिमिलरली प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट होता है। तो ये दोनों कंस्ट्रेंट मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर किसी को समझना हो तो प्लीज़ जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उसके अंदर एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तरीका होता है डिफ़ाइन करने का। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्रिएट टेबल किया, एम्प्लॉय ये हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने कंस्ट्रेंट लगाया चेक कंस्ट्रेंट की, चेक करेगा कि सैलरी की वैल्यू जो है वो ऑलवेज़ ग्रेटर होनी चाहिए। यानी अगर हम कभी भी सैलरी वाले कॉलम में माइनस फॉर एग्जांपल 10,000 डालते हैं तो वो एरर दिखा देगा, बिकॉज हमने सैलरी वाले कॉलम में ये कंस्ट्रेंट लगा रखा है कि जो उसकी वैल्यू है वो ऑलवेज़ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहाँ पर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा रखा है। नॉट नल का मतलब इसके अंदर कभी भी नल वैल्यू नहीं जा सकती है, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारा क्रिएट कमांड की स्टेटमेंट होती है। क्रिएट कमांड इज़ द पार्ट ऑफ DDL, दैट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और इट इज़ यूज टू क्रिएट अ टेबल और वी कैन से डेटाबेस, डेटा डिक्शनरी, इंडेक्स। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, then you have to specify the table name, then you have to specify the column name, and you have to give the constraint value so that हम ये बता सकें कि कौन सा constraint आपका अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट डिस्क्राइब कमांड किसके लिए यूज़ होती है, टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल,
किसी भी स्ट्रक्चर, टेबल के स्ट्रक्चर के का को डिफाइन करने के लिए कि उस टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उस कॉलम की क्या डेटा टाइप वैल्यूज़ है, आपने किस कॉलम को प्राइमरी की बना रखा है, किसको आपने फॉरेन की बना रखा है, किसके ऊपर आपने यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रखा है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम कौन सी वाली कमांड यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब कमांड। तो डिस्क्राइब कमांड लिखने का तरीका क्या होता है, डिस्क्राइब एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई द टेबल नेम। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दे रखा है डिस्क्राइब एंड एम्प्लॉय, तो ये इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा। ऑल्टर कमांड ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जब किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल को या स्ट्रक्चर को या स्कीमा को मॉडिफाई करना होता है देन वी कैन यूज़ द ऑल्टर कमांड। तो ऑल्टर कमांड न्यू कॉलम ऐड करने के लिए क्या होती है आपकी, दैट इज़ ऑल्टर टेबल नेम ऐड एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई द कॉलम वैल्यू, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मॉडिफाई करना है एग्जिस्टिंग कॉलम को, तो ऑल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, और उसके बाद हम उसमें न्यू डिटेल डाल देंगे जो हमें ऐड करनी है। तो ये हमारे सिंटेक्स है जो हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर मुझे किसी कॉलम को हटाना है तो देन उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, ऑल्टर कमांड के साथ ड्रॉप का। तो जैसे ऑल्टर टेबल का नेम, ड्रॉप कॉलम नेम। तो जैसे मैंने लिखा ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय और ऐड एज इंट, तो ये क्या करेगा, एज वाला कॉलम जो है वो एम्प्लॉय टेबल के अंदर ऐड कर देगा। अगर मैं यहाँ लिखती ड्रॉप एज, तो वो क्या करता, ड्रॉप कर देता, यानी उस कॉलम को डिलीट कर देता। सिमिलरली अगर मुझे किसी टेबल को ड्रॉप करना है, ड्रॉप मतलब किसी टेबल को डिस्ट्रॉय करना है, डिलीट करना है, तो उसकी जो कमांड होती है दैट इज़ ड्रॉप टेबल नेम। तो इसका जो एग्जांपल है दैट इज़ ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। तो दिस कमांड इज़ यूज टू डिलीट द टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। सिमिलरली इंसर्ट कमांड बेसिकली यूज़ की जाती है सो दैट वी कैन ऐड द रिकॉर्ड इन आवर टेबल। अगर हम चाहते हैं तो इनिशियली जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है, आपका एम्प्टी होता है, बट आप इंसर्ट कमांड के थ्रू उसके अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन उसके बाद आपके कॉलम्स नेम, फिर वैल्यूज़ एंड यू हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यू। जैसे यहाँ पर दे रखा है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, जो हमारा एम्प्लॉय टेबल है, और इसमें वैल्यूज़ क्या क्या जाएंगी, एस नेम जो हमने दे रखा है, और देन यू हैव टू स्पेसिफाई द जो है स्टूडेंट या एम्प्लॉय नेम डिफाइन करना है। तो इस तरीके से इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो कमांड होती है दैट इज़ अपडेट कमांड। अगर आपने एक बार इंसर्ट कमांड से डेटा एंटर कर दिया और अब आपको उस डेटा में कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करने हैं देन यू कैन यूज़ द अपडेट कमांड टू मॉडिफाई द डेटा वैल्यू विद इन वन और मोर कॉलम्स फॉर वन और मोर रोज कह सकते हो। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, अपडेट टेबल नेम सेट, उसके बाद वैल्यूज़ जिसमें चेंजेस परफॉर्म करने हैं एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशन। जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया अपडेट एम्प्लॉय, आपको एम्प्लॉय की टेबल को अपडेट करना है, क्या करना है, सेट करना है जो बेसिक वाला कॉलम था उसमें कितनी वैल्यू सेट करनी है, 3000, बट किसकी सेट करनी है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशन कि जिसका ई कोड वैल्यू कितना होगा आपका, दैट इज़ 101। तो उसकी जो बेसिक वाली सैलरी है उसको कितना सेट कर देंगे, 3000। तो इस तरीके से हम अपडेट कमांड चलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड होती है दैट इज़ डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, किसी भी जो रो है उसके टेबल को टेबल के अंदर कोई भी रो है तो उसको डिलीट करने के लिए वी कैन यूज़ द डिलीट कमांड। इसका सिंटेक्स क्या होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं, सो दैट वी कैन डिलीट द पर्टिकुलरली जो हमारी रो है हम उसको डिलीट कर पाएँ, सो दैट उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेयर कंडीशन का। अगर मैं वेयर कंडीशन नहीं दूंगी और मैं लिख देती हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल, दैट मीन्स दे कैन डिलीट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई कोड इक्वल्स टू 101। और अगर हमें सारा डिलीट करना है टेबल में से देन यू कैन यूज़ डायरेक्टली डिलीट टेबल नेम और डिलीट फ्रॉम टेबल। तो ये सिंटेक्स आप यूज़ कर सकते हो सो दैट कैन डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द जो भी आपका एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें से सारे के सारे रो की वैल्यू को डिलीट कर देगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ व्यू। तो व्यू बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे थ्योरेटिकल कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रैक्टिकली भी पूछा जाता है। तो व्यू क्या होता है, व्यू इज़ वर्चुअल टेबल विद नो डेटा। आपके पास कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक टेबल है, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो स्टूडेंट टेबल है फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट टेबल जो है उसमें सारे स्टूडेंट्स की सारी डिटेल होगी। फॉर एग्जांपल उसकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी जो है वो फीस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। बट अगर हम बात करें कि एक
ऑर्गेनाइजेशन की, एक इंस्टीट्यूशन की, तो वहाँ पर हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। फॉर एग्जांपल जो टीचर्स हैं उनको स्टूडेंट की सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा चाहिए होता है, उनको उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड डेटा की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर हम बात करें कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो होगा, जो स्टूडेंट्स के सारे फ़ीस रिलेटेड जो है को हैंडल कर रहा है, तो उनको स्टूडेंट्स की एकेडमिक इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं है, उनको स्टूडेंट्स की कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। दे नीड स्टूडेंट फॉर एग्जांपल जो फाइनेंशियल या फीस रिलेटेड डिटेल है वो चाहिए। तो हमें करना क्या होगा, एक पूरे टेबल को हर किसी यूज़र को प्रोवाइड करने की बजाय हम एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करते हैं। वर्चुअल टेबल क्या होता है, एक इमेजनरी टेबल क्रिएट करते हैं जो ओरिजिनल टेबल से डेटा लेकर शो करवाएगा, और सिर्फ वो वही डेटा शो करवाएगा जो उस पर्टिकुलर यूज़र को चाहिए। तो उस केस में वी कैन क्रिएट अ व्यू इज सिमिलर टू द वर्चुअल टेबल। वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी टेबल विद नो डेटा, जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होता है। इट इज़ लाइक अ विंडो थ्रू विच यू कैन व्यू द डेटा ऑफ अनदर टेबल। इसमें ये एक विंडो की तरह है जिसमें आप दूसरे टेबल का डेटा देख सकते हो। आप उसके अंदर चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हो, बट यू कैन यूज़ टू बेसिकली जो है वो डेटा को सर्च करने के लिए या डेटा को देखने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम व्यू के अंदर कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आप वो परफॉर्म कर सकते हो, बट उसके लिए आपको जो ओरिजिनल टेबल है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चेंज द ओरिजिनल टेबल। तो वो हमारा अलग कॉन्सेप्ट होता है। बट व्यू इज़ बेसिकली अ वर्चुअल टेबल विद नो डेटा। इट इज़ सिमिलर लाइक टू अ विंडो थ्रू विच यू कैन व्यू द डेटा ऑफ अनदर टेबल, और इट इज़ कॉल्ड अ बेस टेबल का डेटा शो करने के लिए। और व्यू को क्रिएट करने का जो सिंटेक्स होता है दैट इज़ क्रिएट व्यू एंड देन स्टेटमेंट। तो इसको क्रिएट कैसे करेंगे, इसका सिंटेक्स मैं भी बताती हूँ। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रख लेना। अकॉर्डिंग टू द एनटीए नेट के लिए आप कह सकते हो, व्यू डज नॉट कंटेन इट्स ओन डेटा। व्यू का खुद का कोई डेटा नहीं होता। क्रिएट व्यू कमांड यूज़ की जाती है टू क्रिएट अ व्यू, और व्यू इज़ लेस लाइक अ विंडो थ्रू विच डेटा के ऑन द अनदर टेबल, और यू कैन से बेस टेबल का डेटा आप शो कर सकते हो। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, क्रिएट व्यू का नेम, ठीक है, एज के बाद यू हैव टू स्पेसिफाई द सेलेक्ट कमांड, जिससे हमारा जो डेटा है वो उस टेबल से निकल के आएगा। तो सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज़ इंडिया। तो इंडिया कंट्री के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सॉरी जितने भी कस्टमर्स हैं, उन सबका डेटा जो है इस व्यू के अंदर आ गया है। अब आपको अगर इस व्यू का डेटा देखना है तो आपको सिर्फ कमांड लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो वो क्या करेगा, उस व्यू का डेटा आपको शो करवा देगा। तो व्यू इज़ बेसिकली अ वर्चुअल टेबल विद नो डेटा, वो बेस टेबल से डेटा उठाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था व्यू का। तो यहाँ आज मैंने आपका काफ़ी सारा जो है एसक्यूएल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा कुछ आपके टॉपिक्स एसक्यूएल के रह गए हैं जो हम कमिंग वीडियो के अंदर मैं जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, और साथ साथ आई ट्राई कि कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैं वो भी आपके लिए लेकर आऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।